हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। तो आइए आज हम कुछ और नया सीखने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं आज हमारा कौन सा मॉड्यूल है। आज है हमारा मॉड्यूल 6। आज हम सीखने वाले हैं मॉड्यूल 6, जिसका विषय है वित्तीय उत्पाद सेवा, फाइनेंशियल प्रोडक्ट सर्विसेज। इसके विषय में हम लोग आज बातचीत करेंगे कि वित्तीय उत्पाद सेवा और फाइनेंशियल प्रोडक्ट सर्विसेज। तो वित्तीय उत्पाद सेवा होता है, उसको इंग्लिश में फाइनेंशियल प्रोडक्ट सर्विस कहते हैं। ये देखिए चित्र 1, आप सभी देखेंगे चित्र 1 को अच्छे से। तो चित्र 1 है, यहाँ पे है औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों से लाभ और हानि। औपचारिक मतलब फॉर्मल और अनौपचारिक मतलब इनफॉर्मल। मतलब फॉर्मल एंड इनफॉर्मल जो सोर्सेज होते हैं, जो पैसे से रिलेटेड जो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्सेज हैं, उससे हमें क्या फ़ायदे और नुकसान होते हैं। तो सबसे पहले है औपचारिक, इसमें, और दूसरा है अनौपचारिक। आवश्यकता पड़ने पर कहाँ से पैसे लेना चाहिए। आज हम देखेंगे कि अगर हमें ज़रूरत होती है तो हमें कहाँ से पैसे लेना चाहिए। तो हम बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, स्वयंसेवी संस्था है, सरकार द्वारा स्वीकृत माइक्रो फाइनेंस है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं या ये जो सब संस्थाएँ हैं, इन सब को औपचारिक संस्था कहते हैं। ये सब औपचारिक सोर्सेज हैं, मतलब फॉर्मल सोर्सेज हैं। हमें कोई ज़रूरत हो तो हमें यहाँ से ही पैसे लेने का या लेन देन का व्यवहार हमें करना चाहिए। इसके अलावा है अनौपचारिक। अनौपचारिक हैं जैसे साहूकार या ज़मींदार के पास से अगर हम पैसे लेते हैं ब्याज पे, या फिर हम किसी रिश्तेदार से पैसे लेते हैं या पैसों का लेन देन करते हैं, या कभी कभी हम ऐसे ही कभी हम एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं जिनका कोई ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। कोई भी अपनी कंपनी ऐसे ओपन कर लेते हैं इस तरीके की, जो हमें कभी कभी हमें ऐसा बोलते हैं कि आपका पैसा डबल हो जाएगा। इस प्रकार की जो संस्थाएं होती हैं उनसे हमें बचना है। तो वहाँ से भी अक्सर लोग पैसे ले लेते हैं, या फिर चिट फंड या फिर जो कमेटी वगैरह डालते हैं। तो ये सारी जो संस्थाएं, ये सारे जो सोर्सेज हैं, ये है अनौपचारिक सोर्सेज, मतलब कि इनफॉर्मल सोर्सेज। मतलब यहाँ पे जो भी हम पैसों का लेन देन करते हैं तो किसी भी प्रकार की गारंटी या इन सब चीज़ों का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है। और यहाँ पे हम देखते हैं औपचारिक के अंदर क्या होता है, ब्याज की उचित दर होती है कि जब हम पैसे लेते हैं देते हैं उसके लिए हमें उचित ब्याज हम लोग को भरना होता है। और यहाँ पे हमको यहाँ पे और क्या होता है कि कोई अप्रत्यक्ष शुल्क नहीं लगता। यहाँ पे कोई अननेसेसरी या बिना काम के कोई और पैसे या चार्जेस नहीं लगते हैं, और कानूनी सुरक्षा भी हमें मिलती है। अगर हमने इनमें से किसी से भी पैसे लिए या यहाँ पे हमने कोई लोन वगैरह लिया है, या हमने अपने पैसे यहाँ पे जमा रखे हैं, सेविंग्स रखी है, तो हमें अगर उसमें कोई गड़बड़ होती है तो हम उसके लिए कानूनी सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसके ये फ़ायदे होते हैं। लेकिन इसकी जो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है वो हमें ये हो पाती है कि हमें इन सब चीज़ों में के साथ पैसों का लेन देन करने के लिए हमें उचित, मतलब कि बहुत ही अप्रोप्रिएट हमें हमारे सारे के सारे डॉक्यूमेंट हमें जमा करने होते हैं। जैसे कि हमारा फ़ोटो आईडी कार्ड, इस प्रकार के हमारी फ़ोटो भी हमें देनी होती है, आईडी कार्ड्स, और हमारा जो पैन कार्ड होता है, आधार कार्ड वगैरह होते हैं, ये सब हमें इधर जमा कर पाते हैं, तभी हमें इनका लाभ मिल पाता है। दूसरा है कि कभी कभी इसमें थोड़ा समय भी लग जाता है। हालांकि ये सब होने के बावजूद भी ये काफ़ी सुरक्षित और सही स्रोत होते हैं। दूसरा स्रोत है अनौपचारिक। इसके बारे में हम देखते हैं कि यहाँ पे हम आसानी से पहुँच हमारी होती है कि अगर हमें पैसों की ज़रूरत है, तुरंत हम साहूकार के पास जाएंगे तो तुरंत वो हमें पैसे दे ही देता है। दूसरा है कि उसी टाइम, और मतलब काफ़ी जल्दी हमारा काम भी बन जाता है यहाँ पे, अगर हम रिश्तेदार से लेते हैं या हम साहूकार से लेते हैं तो। दूसरा, इसमें कभी कभी कम या कोई दस्तावेज नहीं होता। अक्सर ज़्यादातर तो यही देखा जाता है कि इसमें किसी प्रकार के दस्तावेज या कागज़ नहीं लगते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, पर कभी होते भी है तो कोई ऐसे ही थोड़े बहुत हो सकते हैं। पर ज़्यादातर केस में यही देखा जाता है कि इन सारी चीज़ों में कभी भी दस्तावेज होते नहीं हैं। तो अगर कुछ गड़बड़ होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो हमें कोई कानूनी सहायता नहीं मिल पाती है। इसमें इसके माइनस पॉइंट क्या है, इसमें परेशानियाँ क्या हो सकती हैं कि इसमें ब्याज की ज़्यादा दर लगती है। मतलब जो हम परसेंटेज ऑफ ब्याज हम भरते हैं, ब्याज का जो दर होता है वो अधिक होती है। दूसरा है बिना निर्देश वाली भुगतान शर्तें। कभी कभी इस प्रकार से भी हमको पैसा भरना पड़ता है जिसके लिए कोई निर्देश नहीं होता, कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं होते हैं, तो इस प्रकार भी हम इसमें फंस जाते हैं। इसमें गलतफहमी, तनाव और नुकसान भी हो पाता है। कभी कभी रिश्तेदारी में हम लेते हैं तो उससे हमारे रिश्तों में
कड़वाहट आ जाती है, हमारे रिश्ते भी ख़राब हो जाते हैं और हमें टेंशन भी हो जाती है। कभी हम भर पाते, कभी हम नहीं भर पाते हैं और कोई कानूनी सुरक्षा हमें इसमें मिलती नहीं है। तो इस प्रकार हमने दोनों स्रोत के बारे में सीखा, औपचारिक और अनौपचारिक के बारे में। तो हमने यही सीखा कि औपचारिक स्रोतों का उपयोग करना बेहतर है, हालांकि इसमें अधिक लेखा जोखा, दस्तावेजों तथा वित्तीय अनुशासन की आवश्यकता होती है और ये समय लेने वाली होती हैं। अनौपचारिक स्रोतों का उपयोग करना आसान है लेकिन बनाए रखना मुश्किल है, क्योंकि आपको अधिक पैसों का भुगतान करना होता है। इसमें यही बात है कि हालांकि इसमें थोड़ा टाइम भी लग पाता है, कभी कभी हमें डॉक्यूमेंट्स बनाने में भी थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन ये काफ़ी सुरक्षित है और इसमें हमें इस प्रकार से हमारे साथ धोखा वगैरह नहीं हो सकता है। लेकिन इसमें भले ही जल्दी हमें मिल जाता है पैसा, भले ही थोड़ा आसान होता है, लेकिन फिर भी हम कई बार इसमें फंस जाते हैं और इसमें हमें किसी भी प्रकार की सहायता नहीं मिल पाती है। आइए देखते हैं चित्र 2। तो चित्र 2 है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अपने बैंक की चेकबुक, कार्ड, एटीएम और मोबाइल बैंकिंग लेन देन को सुरक्षित रखें। इसमें हम ये सीख रहे हैं कि हमारे बैंक से जो भी हमें पासबुक या जो भी डॉक्यूमेंट्स या फिर जो भी दस्तावेज हमें दिए जाते हैं, हमारा एटीएम होता है और हम जो मोबाइल बैंकिंग की जो सुविधा होती है, इन सारी चीज़ों को हमें सुरक्षित रखना है। हर किसी के साथ हमको शेयर करते रहना नहीं है, तो हमें सुरक्षित रखना है। हमारी जो बैंक की जो पासबुक होती है, इसको हमें सुरक्षित ऐसी जगह पे घर में रखना चाहिए जो ऐसे ही जल्दी से किसी के हाथ में नहीं आए, जो बहुत ही सुरक्षित हो, इधर उधर खो नहीं जाए और उसका कोई गलत इस्तेमाल ना कर लें। दूसरा है, अपने लेन देन का खुलासा ना करें। कभी भी हम एटीएम में पैसे निकालते हैं, कुछ हम करते हैं, तो हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी हमारे आसपास ना हो, ताकि उससे हमारे खतरा हमें हो सकता है। अपने जो हमारा जो एटीएम पिन होता है, जो 4 नंबर का पिन होता है, उसको हमेशा गुप्त रखना चाहिए। उसे कभी भी किसी के साथ हमको शेयर नहीं करना चाहिए। अक्सर हम देखते हैं कि लोग अपना एटीएम पिन अपने कहीं पर भी पेपर में लिखकर या कागज़ में लिखकर हम अपने पर्स में रख लेते हैं, या कई लोग एटीएम के पीछे ही उसका पिन लिख लेते हैं, तो वो बहुत ही खतरा है, वो बहुत गलत है। कभी भी अपने पिन को इस तरीके से हमको लिखना नहीं चाहिए। और अपना फ़ोन नंबर हमेशा रजिस्टर करवाएं। आपका जो बैंक में जो आपका नंबर होता है, आप जब भी हम बैंक का खाता खोलते हैं उस टाइम हम एक नंबर देते हैं अपने बैंक वाले को, तो हमेशा अपने उस नंबर का रजिस्टर हमारा होना चाहिए। इसका हमें सुनिश्चित करवाना चाहिए, ताकि हम बैंक में कोई भी लेन देन करते हैं, मान लीजिए अगर हमारा बैंक में खाता है और हम उसमें से पैसे निकालते हैं, तो हमारे रजिस्टर्ड जो हमारा फ़ोन नंबर होगा उस पर हमें तुरंत मैसेज मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम अपने पैसों के लेन देन के बारे में पूरी तरीके से जागरूक रहेंगे। अगर हमारा किसी परिस्थिति में हमारा जो एटीएम कार्ड होता है या हमारे जो दस्तावेज होते हैं या फिर हमारा चेकबुक होता है, अगर ये खो जाते हैं, तो तुरंत हमें बैंक को सूचना देना चाहिए। हमें उसके लिए बैठे नहीं रहना है, नहीं तो उसका कहीं ना कहीं हमारे पैसों का मिसयूज़ हो जाएगा, कोई ना कोई हमारे पैसे चुरा भी सकता है। तो इसलिए तुरंत की तुरंत हमें बैंक में जाके उसकी सूचना देनी है। फिर बैंक हमारा जो अकाउंट होता है उसको तुरंत ब्लॉक कर देते हैं। दूसरी बात है कि कार्ड और पिन किसी को भी ना सौंपें, कि हमारा जो एटीएम कार्ड होता है और एटीएम पिन होता है वो हमें किसी को भी देना नहीं चाहिए। खाली चेक ना दे, कि हमें कभी भी जो हमारा बैंक के द्वारा जो हमें चेकबुक दी जाती है, जो हमारा चेक होता है, वो कभी भी हमें खाली करके किसी को भी देना नहीं चाहिए। और फ़ोन पर अनुरोध करने वाले या पूछने वाले किसी भी व्यक्ति को अपने बैंक खाते तथा एटीएम कार्ड का विवरण और पिन नंबर ना दे। ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ है कि हमें कभी भी अक्सर आजकल फ़ोन आते हैं कि भाई हम बैंक से बात कर रहे हैं, अगर आपने हमें डिटेल नहीं दिया तो आपका बैंक ब्लॉक हो जाएगा या आपका एटीएम ब्लॉक हो जाएगा। तो इस तरीके के अक्सर आजकल ये बहुत ज़्यादा ये फ्रॉड बढ़ गया है। तो ऐसे लोग हमें फ़ोन करते हैं और हमें डरा देते हैं, और वो इस तरीके से प्रोफेशनल होते हैं, हमसे इस तरीके से बात करते हैं कि हमें पूरा यही लगता है कि हकीकत में बैंक से ही हमें कॉल आया है, और वो हमसे कहते हैं कि कृपया आप अपना पिन नंबर बताइए या कार्ड की डिटेल दो। तो हम डर के मारे या घबराहट में हम उनको अपनी डिटेल दे देते हैं और हम अपने पैसों से हाथ धो बैठते हैं। तो इसलिए हम आपको स्ट्रिक्टली आपको ये कहना चाहते हैं, हम आपको यही बात कहना चाहते हैं कि आपको कभी भी किसी को भी फ़ोन पर, ईमेल पे या एसएमएस हमें अक्सर आ जाते हैं, तो उसमें कभी भी किसी को भी हमें अपनी कोई भी बैंक की डिटेल हमको देनी नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी बैंक के अधिकारी कभी भी हमें इस प्रकार की डिटेल लेने के लिए कॉल
नहीं करते हैं। तो कृपया इस बात पे विशेष आप ध्यान दें और इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप जागरूक करने की कोशिश करें। तो चित्र 2 से हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी कि हमें एटीएम मशीन का उपयोग करने से पहले और बाद में क्या क्या सावधानी हमको बरतनी चाहिए। हमें कभी भी एटीएम और पिन कभी भी किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए। अपनी चेकबुक को सुरक्षित रखना चाहिए। अपने सभी इस प्रकार की जानकारियाँ जैसे हमारा जो बैंक की डिटेल्स हैं और जो हमारा एटीएम पिन वगैरह है, इनको हमेशा हमें गोपनीय रखना चाहिए। और अपना पिन खासकर हमें कभी भी किसी को देना नहीं चाहिए और किसी को भी हमें ब्लैंक चेक देना नहीं चाहिए। आइए हम देखते हैं चित्र 3। तो यहाँ पे है चित्र 3, अपने कार्ड और इसके उपयोग को जानें। तो हम इस चित्र 3 में हम देखते हैं कि हमारा जो एटीएम कार्ड होता है इसमें क्या क्या जानकारी उपलब्ध होती है। तो एटीएम जो कार्ड होता है इसके दो पहलू होते हैं, 2 इसके तरफ साइड होते हैं। एक होता है फ्रंट साइड, दूसरा होता है बैक साइड। तो फ्रंट साइड जो सामने वाला हिस्सा होता है इसमें क्या क्या जानकारी होती है वो हम देखते हैं। इसमें सबसे ऊपर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसमें हमारे 16 नंबर का ये कार्ड का एक नंबर होता है, ठीक है। उसके बाद में होता है कार्ड होल्डर का नाम, जिसके नाम पे वो एटीएम है, वो बैंक अकाउंट है, उसका नाम वहाँ पे होता है। और इसकी एक्सपायरी डेट होती है, कार्ड की समाप्ति की दिनांक इसमें मेंशन होती है, इसमें लिखी होती है और बैंक का नाम इसमें लिखा होता है। और कार्ड के पिछली और इसकी जो बैक साइड है उस पर हम देखते हैं कि इस पर एक CVV नंबर होता है, ठीक है, और एक मैग्नेटिक टेप होती है। CVV नंबर होता है और मैग्नेटिक टेप होती है। आप सभी देख पा रहे हैं एटीएम कार्ड इस तरीके से फ्रंट साइड इस तरीके का होता है और बैक साइड में ये जानकारियाँ होती हैं, ठीक है। आप अपने कार्ड से क्या क्या कर सकते हैं कि जो हमारा एटीएम कार्ड होता है जिसे हम डेबिट कार्ड भी कहते हैं, इससे हम क्या क्या कर सकते हैं। इससे हम पैसे निकाल सकते हैं, इससे हम खरीदारी कर सकते हैं, इससे हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। कि जैसे अगर हम जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जब हम जो अक्सर हम मोबाइल से अपने PC या कंप्यूटर से जब हम इस प्रकार की शॉपिंग करते हैं तो वो हमें OTP मांगता है। OTP का फुल फॉर्म है, OTP का पूरा नाम है वन टाइम पासवर्ड। कि जब हम ऐसा लेन देन करते हैं तो ऐसा करने के बाद हमारा जो मोबाइल नंबर जो बैंक के साथ जो रजिस्टर्ड होता है उस पर एक OTP पासवर्ड आता है, वो पासवर्ड हम इसमें डालते हैं तो हमारी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाती है। तो ये कभी भी हमें अपना OTP किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहिए। इसके अलावा जो हमारा एटीएम कार्ड होता है तो बैंक के अंदर हम उसका 3 बार ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसके कोई पैसे या चार्जेस नहीं लगते हैं। अक्सर 3 के बाद अगर हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसका शुल्क लगता है। ये बैंकों में सब बैंकों का अलग अलग होता है, ठीक है। और एक ख़ास बात हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें अकेले में बने एटीएम में रात में जाने के समय सतर्क रहना चाहिए। हमें कोशिश करना चाहिए कि हम कभी भी रात को जो अंधेरे में कहीं ऐसी जगह पे एटीएम होता है ऐसे में हम ना जाएं। हमारे साथ कोई और दुर्घटना घट सकती है, हमारे साथ लूटपाट भी हो सकती है। इसलिए हमें कोशिश करना है कि ऐसे परिस्थिति से हम बचें कि हम इस टाइम में रात के टाइम पर या अंधेरे में अकेले में हम एटीएम में ना जाएँ। चित्र 4 में वापस हम एटीएम से नकदी या पैसे निकालने के बारे में सीखेंगे। एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो ये जो एटीएम होता है अक्सर बहुत सारे लोगों को एटीएम मशीन से पैसे निकालने आते भी हैं, लेकिन फिर भी हम आपको इसमें थोड़ा सा हम आपको जानकारी देना चाहेंगे। तो एटीएम की जो मशीन होती है उस पर इस तरीके की स्क्रीन होती है, टीवी स्क्रीन होती है। यहाँ पे नीचे नंबर्स होते हैं और यहाँ पे उसका बटन्स रहते हैं। तो हम उसमें बटन्स को प्रेस करते हैं, बटन को दबाते हैं। स्क्रीन पे जिस तरीके से हम बटन दबाते हैं और अपनी भाषा का चयन हम कर सकते हैं, उस हिसाब से हमारा आगे आगे ट्रांजेक्शन होता रहता है। और कार्ड निकालने के बाद आपको क्या करना है, जब हम एटीएम में जाते हैं, अपना स्क्रीन पे आते हैं, तो उस टाइम में जब स्टार्टिंग करते हैं तो हम अपना पिन नंबर डालेंगे, जो हमारा 4 डिजिट का पिन नंबर होता है, 4 संख्या का पिन नंबर हम डालते हैं। उसके बाद हम उसमें भाषा का चुनाव कर सकते हैं कि हमें हिंदी, इंग्लिश या कोई लोकल लैंग्वेज, गुजराती, पंजाबी या जो भी उसमें अवेलेबल होती है उस स्टेट की लैंग्वेज, तो उसको हम चुन लेंगे और उस हिसाब से हम उसमें आगे आगे बढ़ के अपना ट्रांजेक्शन करते जाएंगे। कृपया भूलें नहीं तथा एटीएम मशीन छोड़ने से पहले सुरक्षित करें। जब भी हम एटीएम में कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं एटीएम मशीन में, तो मशीन से मतलब एटीएम में पूरा ट्रांजेक्शन करने के बाद हमें 3 बातें खासकर हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात कि हमने ये देखना चाहिए कि हमने अपना कैश हमने ले लिया है, हमारा कैश हमारे हाथ में आ चुका है। दूसरी है कि हमने एटीएम कार्ड भी ले लिया है। तीसरी है
कि उसकी रसीद भी हमने ले ली है। अक्सर हम क्या करते हैं, कई बार कुछ ऐसा होता है कि थोड़ा सा 1-2 सेकंड का थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है या 1 आध मिनट लगता है, तो हम सोचते हैं पैसा नहीं निकलेगा और हम एटीएम से बाहर आ जाते हैं। ऐसा हमको कभी नहीं करना है, हमें उधर वेट करना है जब तक कि एटीएम की जो वेलकम स्क्रीन होती है वो नहीं आती, होम स्क्रीन नहीं आती, तब तक हमको वहाँ पे रहना है, क्योंकि तब तक हमारा प्रोसेस चलता है। अगर हम ऐसे में बाहर आ जाते हैं तो हमारे बाहर आने के बाद हमारे पीछे से भी हमारे पैसे निकल जाते हैं। तो इन बातों का हमें खास ध्यान रखना है। दूसरा, कई बार एटीएम में ये भी देखा जाता है कि कई लोग अपना एटीएम कार्ड भी एटीएम मशीन में भूल जाते हैं, तो वो भी आपको खास कर ध्यान रखना है कि आपका एटीएम कार्ड आपने ले लिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से जब ये तीनों चीज़ें आ जाती है तो ये सुनिश्चित हो जाता है कि हमारा पूरा जो लेन देन का जो हमारी प्रक्रिया थी, जो प्रोसेस था, वो पूरा हो गया। तो इस प्रकार से आज हमने जो हमारा मॉड्यूल 6 है, वित्तीय उत्पाद सेवा मतलब फाइनेंशियल प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में आज हमने सीखा कि किस प्रकार से हमें औपचारिक स्रोत कौन से हैं, अनौपचारिक स्रोत कौन से हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्सेज, और हमें अपने जो भी हमारे जो बैंक के दस्तावेज है, जो हमारे एटीएम है वगैरह, इन सब चीज़ों को हमें किस तरीके से रखना है, किस तरीके के फ़ायदे हैं, नुकसान है, सारी बातें आज हमने सीखी। उम्मीद करते हैं आपने इन सारी बातों को समझा है, और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको याद रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इन सारी जानकारियों को पहुँचाएँगे। इसके साथ ही अगर आपको इसमें किसी भी तरीके का कोई प्रश्न है, आपके दिमाग में कोई डाउट है, तो आप कृपया करके आपकी कंपनी के पीयर एजुकेटर के साथ आप संपर्क कर सकते हैं। तो हम बस अभी हमारा आज मॉड्यूल 6 पूरा होता है। आप सभी को थैंक यू सो मच, और हम आशा करते हैं कि आप ये सारी चीज़ों को अपना के आगे अपने जीवन में बढ़ेंगे और दूसरे लोगों को भी इन सारी जानकारियों के बारे में ये सारी जानकारियाँ आप दूसरे लोगों को भी देंगे। थैंक यू सो मच।